नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विजन एग्री एकेडमी में। आज जो है आपके लिए लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट 5। ये जो है आपका अल्टरनेटिव डे या फिर कहें आपका जो है एक दिन छोड़ एक दिन आपको सेट पेपर लगवाया जाता है। और जो है आने वाले दिनों में हम जो है आपको ये कहें कि कृषि का एक ओवरऑल एक टॉपिक वाइज जो है एमसीक्यूज भी कराने वाले हैं, जिसमें आपका जनरल से स्टार्ट करके पूरा आपका प्लांट पैथोलॉजी एक्सटेंशन या फिर इकोनॉमिक्स सारे के सारे सब्जेक्ट कवर करने वाले हैं आपके किसमें आपका आगे चल के। ठीक है, तो बढ़िया से जुड़े रहिए, बने रहिए विजन एग्री एकेडमी के साथ बढ़िया से तैयारी करने के लिए। ठीक, और आज के सेट पेपर में आंसर करिएगा ABCD। ठीक है, ताकि हमें पता चले कि आप लोग कितना मतलब एक्टिव हैं अपनी तैयारी को लेकर। ठीक, तो बढ़िया से आंसर करिएगा। आज जो है आपका प्रैक्टिस सेट 5 है, यूपी SSC AGTA कृषि प्राविधिक के लिए प्रैक्टिस सेट 5 परीक्षा पैटर्न पर आधारित है और 65 क्वेश्चन इसमें कृषि के रहेंगे, 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के रहने वाले हैं और 20 क्वेश्चन आपके जो है यूपी जीके के रहने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का सेशन। तो बढ़िया से सभी लोग जुड़ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर करिएगा और दोस्तों को, और साथ में से बढ़िया से जुड़े रहिए। ठीक, और आगे जो है अनाउंसमेंट है आपके उड़ान बैच की। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए या फिर कहें AGTA में सफलता पाने के लिए एक नया बैच जो है शुरू होने वाला है, उड़ान लाइव बैच। लाइव इसमें जो है लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, स्टडी मटेरियल मिलने वाला है, टेस्ट सीरीज मिलने वाली है 50+ और 50+ क्या मिलेंगे, सेट पेपर मिलने वाले हैं, जो कि आपका 1 जून से शुरू होने जा रहा है। आपका उड़ान बैच कृषि प्राविधिक के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे 7880497104। जो प्राइस है आपके कोर्स का वो है जस्ट ओनली 999। यहाँ पर देखो, केवल आपका 100 डेज में यहाँ पर कोर्स ख़त्म नहीं करना है हमें कि 100 दिन में आपका जल्दी से कोर्स ख़त्म कर दें। आपको बढ़िया से गाइड भी करना है, आपको ये कहें कि अच्छे से पढ़ाना भी है। तो हर एक चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ों को भी डिस्कस करना है। इसलिए उड़ान बैच जो है 999 का है, वरना हम भी थोड़ा कम रख सकते थे, लेकिन यहाँ पर आपको क्वालिटी से पर्पज़ से यहाँ पर कहें क्वालिटी स्टडी मटेरियल मिलने वाला है, सब कुछ मिलने वाला है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका 999 रुपये में आपका क्या है, बैच है। शुरू करते हैं आज के सेट पेपर को, जिसका सभी को इंतजार था, है ना। 4 सेट पेपर हो चुके हैं आपके। आज जो है आपका 5वां सेट पेपर आपको हल करवाने वाले हैं। सेट 5 है कृषि प्राविधिक सहायक 2024, सेट नंबर 5। ठीक, ये आपकी विजन एग्री एकेडमी की तरफ से अल्टरनेटिव डे में या फिर कहें एक दिन छोड़ एक दिन आपका सेट पेपर लगवाया जाता है। ठीक है, तो बढ़िया से जुड़े रहिए, बने रहिए विजन एग्री एकेडमी के साथ। ये सब चीज़ें हम बकवास नहीं करेंगे कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, क्या रहेगा, ये सब आपको पता है ऑलरेडी। हम जो लोग पहले के सेट मतलब देख चुके होंगे उनको पता है कि क्या क्या आपका सिलेबस रहने वाला है। और जिसने सेट जो है फर्स्ट से नहीं देखा है वो आपका जाके प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है सेट पेपर की, तो वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। भाग 1 है आपका कृषि का, भाग 1, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे आपका कृषि विज्ञान पढ़ेंगे। भाग 1 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आपका कृषि विज्ञान। ठीक, कृषि को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, किसके अंदर, भाग 1 के अंदर। तो सभी लोग बढ़िया से बने रहिए और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा, है ना। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र KVK की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए लखनऊ के अंदर, ऑप्शन बी बीकानेर में, ऑप्शन सी पौंडीचेरी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आंसर कीजिए कि भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र भारतवर्ष में प्रथम KVK कहाँ स्थापित हुआ था? तो बच्चों वो स्थापित हुआ का आपका कहाँ पर, पौंडीचेरी के अंदर। ठीक है, तो थोड़ी सी बातें जान लेते हैं KVK के बारे में, है ना।
क्योंकि इतना पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ी सी बातें भी जान लेते हैं कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में। केबीके की स्थापना तो कहाँ पर हुई थी? पौंडीचेरी में। आप कहें पहला कृषि विज्ञान केंद्र पौंडीचेरी में खोला गया। ठीक। केबीके की स्थापना की बात करें तो पहला केबीके 1974 में। कब बच्चों? 1974 में पहला केबीके खोला गया था। यह किसके तत्वाधान में आता है? ये आपके आईसीआर के तत्वाधान के अंदर आता है। पूछा जाता है कि केबीके से डील करने वाली एजेंसी को है तो कौन है? तो वो आपकी कौन है? आईसीआर है। ठीक। 1974 में पहला कृषि विज्ञान केंद्र खोला गया था पौंडीचेरी में। ठीक है। अभी जो प्रेजेंट में केबीके है, वर्तमान में जो संख्या है केबीकेज की वो कितनी है आपकी? 729 है। ठीक। अभी जो करंट का डाटा कहता है 729 जो है कुल केबीके है आपके भारत में। ठीक। और अगला पॉइंट नोट कर लेना, मोहन सिंह मेहता समिति, मोहन सिंह मेहता समिति की सिफारिश पर, मोहन सिंह मेहता समिति की सिफारिश पर जो है कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई थी। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि केबीके को वित्त कौन प्रदान करता है? तो केबीके को जो वित्त प्रदान करता है 100% जो वित्त प्रदान करता है वो प्रदान करता है आपका कौन? केंद्र सरकार। कौन प्रदान करता है? केंद्र सरकार प्रदान करती है। कौन प्रदान करता है? आपका केंद्र सरकार जो है 100% वित्त प्रदान करता है। किसको? केबीके को। ठीक। अभी जो प्रेजेंट में आपके 729 है। बात करें भारत, ये तो आपके भारत में हुए केबीके की संख्या। उत्तर प्रदेश में कितने केबीके हैं? उत्तर प्रदेश में 89 केबीके है। उत्तर प्रदेश में कितने केबीके हैं आपके? 89 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। कितने हैं बच्चों? 89। कहाँ पर? आपके उत्तर प्रदेश में। तो ये हो जाता है आपका कृषि विज्ञान केंद्र। और यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि जिला स्तर पर, क्या बच्चों? जिला स्तर पर कौन सा संस्थान जो है किसानों को ट्रेनिंग या प्रशिक्षण देने का कार्य करता है? तो वो है आपका केबीके जो है जिला स्तर पर जो है किसानों को क्या देता है? आपका ट्रेनिंग या फिर कहें आपका प्रशिक्षण प्रदान करने का कार्य करता है। तो यहाँ पर जो है पौंडीचेरी सही आंसर हो गया था, ऑप्शन सी। इस सबको नोट कर लेना। कितने केबीके भारत में? पहला केबीके कब खोला गया था? 1974 में। ठीक है। मोहन सिंह मेहता समिति की सिफारिश पर पहला केबीके खोला गया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है, चूहा मारने के लिए सबसे उपयुक्त दवा है। चूहा मारने के लिए सबसे उपयुक्त दवा है पोटेशियम सल्फाइड, जिंक सल्फेट, जिंक फास्फाइड या एंडोसल्फान। किस दवा का प्रयोग जो है ये कहें कि चूहा मारने के लिए किया जाता है? तो वो किया जाता है आपका जिंक फास्फाइड का। किसका बच्चों? जिंक फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है आपका चूहा मारने के लिए। अगला क्वेश्चन, विचरण खेती, शिफ्टिंग कल्टीवेशन या स्थानांतरण खेती का पर्यायवाची या एक और नाम, दूसरा नाम क्या है? झूमिंग खेती, पैरा खेती, जैविक खेती या वारानी खेती। तो आप सभी को पता होगा कि झूम खेती या स्थानांतरण खेती, बेसिकली पहले तो ये समझो कि स्थानांतरण खेती होती क्या है। खेती का वह रूप जिसमें जंगलों को काटकर भूमि को साफ किया जाता है और उस पर खेती शुरू की जाती है, और जब उस मृदा की उर्वरता खत्म हो जाती है तो किसान दूसरी मिट्टी या फिर कहें दूसरे जंगल में जाते हैं, उसको काटते हैं, जलाते हैं और फिर उस पर खेती करते हैं। तो इस तरह से जो है यहाँ पर फसल तो सेम रहती है या फसल कहें एक रहती है, और आपके जो है ये कहें भूमि बदलती रहती है, इसलिए इसे जो है स्थानांतरित खेती कहा जाता है। इसे लैंड रोटेशन या भूमि चक्रण के नाम से भी जाना जाता है। और विचरण या शिफ्टिंग खेती को हम झूमिंग खेती भी कहते हैं। क्या बच्चों? झूमिंग खेती भी कहते हैं या झूम खेती भी कहा जाता है। किसे? आपकी स्थानांतरण या शिफ्टिंग कल्टीवेशन को। ठीक। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है, विनाशकारी जीव एवं कीट अधिनियम किस वर्ष में पास हुआ? डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट कब जो है लागू हुआ था?
सन 1914 में, 1320 में, 1937 में या 1968 में। तो जो आपका डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट है या फिर कहें विनाशकारी जीव एवं कीट अधिनियम है, किस वर्ष लागू हुआ था बच्चों? 1914 में। ऑप्शन ए 1914 यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। इंसेक्ट पेस्ट या फिर कहें डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट जो है या फिर कहें विनाशकारी जीव एवं कीट अधिनियम किस वर्ष में पास हुआ था? 1914 में। अगला प्रश्न, भूक्षरण ज़्यादातर इससे प्रभावित होता है, किससे प्रभावित होता है? वर्षा की तीव्रता से, वर्षा की परिवर्तनशीलता से, ऑप्शन सी वर्षा के वितरण से, ऑप्शन डी कुल वार्षिक वर्षा से। जो आपका भूक्षरण है या फिर कहें मृदा क्षरण है, किस पर निर्भर करता है? तो वो करता है आपका या फिर कहें सबसे ज़्यादा किससे प्रभावित होता है? आपका वर्षा की तीव्रता से। जितनी अधिक इंटेंसिटी या फिर कहें जितनी अधिक या फिर तेज़ी से वर्षा गिरेगी या फिर कहें पानी गिरेगा नीचे, उतना ही आपका क्या होगा? या फिर कहें मृदा अपरदन या भूक्षरण होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ। प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है, कृषि संरक्षण प्रधानता पर अवलंबित है। न्यूनतम यांत्रिक मृदा बाधा, अवशेषों से ढकी मृदा, फसल विविधता या उपरोक्त सभी। कृषि संरक्षण या फिर कहें एग्रीकल्चर कंजर्वेशन पर निर्भर है, किस पर निर्भर है? क्वेश्चन नंबर 6 है, आंसर कीजिए। तो ये न्यूनतम यांत्रिक मृदा बाधा, अवशेषों से ढकी मृदा, फसल विविधता या फिर कहें बदल बदल के फसलों को बोना, यह क्या करता है? मृदा क्षरण या मृदा कटाव को रोकता है। तो या फिर कहते हैं कृषि संरक्षण या फिर कहते हैं मृदा संरक्षण। न्यूनतम यांत्रिक मृदा बाधा मतलब कि अगर ये अधिक जुताई नहीं करोगे, गहरी जुताई नहीं करोगे, या फिर कह सकते हैं कि नॉर्मली यदि जुताई नहीं करोगे तो पानी आपकी यही कहे कि जब पानी की बूंदें आएंगी तो मृदा का कटाव क्या हुआ? कम होगा। ठीक, और अवशेषों से ढकी मृदा, फसल विविधता या फिर कहें विभिन्न फसलों का बोना आपका क्या कर सकता है? ये कह सकते हैं अवलंबित करता है या फिर कहें कृषि संरक्षण प्रधानता को क्या करता है? अवलंबित होता है या फिर कहें लंबित होता है। अगला प्रश्न, हल्के आकार की इकाई होती है सेंटीमीटर, किलोग्राम, जॉइंटर या टन। हल्के आकार की इकाई क्या होती है? तो वो होती है आपकी क्या? सेंटीमीटर। हल्के आकार की इकाई क्या होती है? सेंटीमीटर। अगला प्रश्न, डिस्क हैरो की भेदन गहराई किसके द्वारा बढ़ाई जाती है? गैंग कोण द्वारा, घुमाव कोण द्वारा, डिस्क कोण या उपरोक्त सभी। डिस्क हैरो की भेदन या फिर कहें गहराई तक जाने पर या फिर कहें भेदन गहराई किसके द्वारा बढ़ाई जाती है? बताइए बच्चों। तो बच्चों वो बढ़ाई जाती गैंग कोण के द्वारा। किसके कोण? आपका गैंग कोण को बढ़ाने से आपकी जो है क्या बढ़ जाती है? डिस्क हैरो की भेदन क्षमता भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक, गैंग कोण द्वारा बढ़ाई जाती है। ठीक, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, एक उन्नत किस्म की उत्पत्ति अवस्था के शुरुआत का बीज को जो कि सीमित मात्रा में होता है तथा पौध प्रजनक द्वारा पैदा किया जाता है कहलाता है केंद्रक बीज, प्रजनक बीज, आधार बीज या प्रमाणित बीज। एक उन्नत किस्म की उत्पत्ति अवस्था के शुरुआत का बीज जो कि सीमित मात्रा में होता है तथा पौध प्रजनक द्वारा पैदा किया जाता है कहलाता है, क्या कहलाता है बच्चों? आपका केंद्रक या न्यूक्लियस सीड। जो सबसे पहले या कम मात्रा में पैदा किया जाता है वो कौन सा बीज है? आपका केंद्रक बीज या फिर कहें आपका न्यूक्लियस सीड। ठीक, एक मिनट, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। थोड़ा सा पानी पी लें, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, 42 डिग्री सी टेम्परेचर पहुंच चुका है। यही है भैया ग्लोबल वार्मिंग। गवर्नमेंट कहती है पेड़ लगाओ, और सबसे ज़्यादा पेड़ों की कटाई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही करवाती है इंडस्ट्रीज के लिए, है ना। जैसे आपका एक छत्तीसगढ़ का फॉरेस्ट है, ठीक है, उसमें 10,000 एकड़ या फिर कहें 1,000 एकड़ जो आपके वन है उन्हें काटा जा रहा है। अब देखो ग्लोबल वार्मिंग तो बढ़ेगी ही ना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 है,
बीजों की जीवन क्षमता का परीक्षण करते हैं 2,3,5 ट्राइफेनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड से, 2,3,5 ट्राइफेनाइल फर्मेजॉन से, कार्बन टेट्राफेनाइल से, या 2,3,7 टेट्राजोलियम क्लोराइड से। किससे जो है बीज क्षमता या फिर कहें बीजों की जीवन क्षमता जो है मेजर या फिर कहें परीक्षण करते हैं, तो वो है भैया आपका 2,3,5 ट्राइफेनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड से। किसके द्वारा जो है जीवन क्षमता बीजों की जीवन क्षमता का परीक्षण किया जाता है 2,3,5 ट्राइफेनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड से। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 दिया है अंतर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण संघ की स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण संघ की स्थापना हुई थी 1920 में, 1924 में, 1923 या फिर कहें 1905 में। जो आपका अंतर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण संघ है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो वो की गई थी बच्चों आपकी 1924 में। कब स्थापना की गई थी आपकी? ISTA की इंटरनेशनल एक है कि आपका जो है अंतर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण या फिर कहें इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन या फिर कहें ISTA या अंतर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण संघ की स्थापना हुई थी 1924 में। ठीक, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12 है टेस्ट भार कितने बीजों का भार होता है? टेस्ट भार या फिर कहें परीक्षण वजन। परीक्षण वजन या टेस्ट वेट, इसे हम क्या कहते हैं? टेस्ट वेट कहते हैं। कितने दानों या कितने बीजों का होता है? 100 बीजों का, 1000 बीजों का और 10,000 बीजों का या 10 बीजों का। तो जो आपका टेस्ट वेट होता है या फिर कहें परीक्षण वजन होता है वो आपका कितने 100 बीजों का होता है। ठीक, कितने बीजों का, सॉरी 1000 बीजों का होता है। ऑप्शन बी 1000 बीज। कितने बीजों का होता है बच्चों? 1000 बीजों का। अगला प्रश्न बीज पृष्ठ से रोगाणुओं के उन्मूलन की प्रक्रिया है। बीज पृष्ठ या फिर कहें ऊपर के बीज से रोगाणुओं या कीटों या फिर कहें रोगों को हटाना क्या कहलाता है? बीज कीटाणु शोधन, बीज संक्रमण शोधन, बीज रक्षण या इनमें से कोई नहीं। बताइए आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 का आंसर कर दीजिए A, B, C या फिर D। तो बीज संक्रमण शोधन या फिर कहें बीज संक्रमण शोधन द्वारा जो है बीज पृष्ठ से रोगाणुओं के उन्मूलन की क्या है प्रक्रिया है? क्या आपका बीज संक्रमण शोधन। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14 दिया हुआ है खेती में किसानों द्वारा सामान्यतः किस प्रकार का बीज प्रयोग किया जाता है? खेती में किसानों द्वारा सामान्यतः किस प्रकार का बीज प्रयोग किया जाता है? जनक बीज, प्रजनक बीज या फिर कहें आधारीय बीज, प्रमाणित बीज या नाभिकीय बीज। कौन सा बीज जो है प्रयोग किया जाता है आपके जो है फार्मर्स द्वारा? तो वो किया जाता है आपका सर्टिफाइड सीड या फिर कहें प्रमाणित बीज। यहाँ पर ऑप्शन सी प्रमाणित बीज सही आंसर हो जाता है। और पता जो हाइब्रिड बीज होते हैं संकर बीज वो केवल आपकी लाइफ में एक टाइम ही या फिर कहें एक बार ही प्रयोग होते हैं। अगला प्रश्न अंतः कृषि किया जाता है मिट्टी में हवा का संचार करने हेतु, घास उखाड़ने हेतु, नमी का संरक्षण करने हेतु या उपयुक्त सभी। तो देखो एक तो आपका इंटर कल्टीवेशन किस लिए किया जाता है? एक तो एरिएशन या संचार, हवा का संचार बढ़े, साथ में साथ घास या फिर कहें जो वीड है या खरपतवार है वो ना लगे, और नमी का संरक्षण करने हेतु। तो यहाँ पर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 है, दिया हुआ है बचाव फसल के रूप में प्रयोग होने वाली फसलें हैं सरसों, सूरजमुखी, कुसुम या मसूर। बचाव फसल के रूप में प्रयोग होने वाली फसलें कौन सी हैं? या फिर कहें आपका जो ट्रैप क्रॉप होती हैं, ट्रैप क्रॉप के रूप में।
तो ट्रैप क्रॉप के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, या बचाव फसल के रूप में किसका प्रयोग होता है, आपका कुसुम का। ऑप्शन सी कुसुम। गेहूं अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर स्थापित है, हैदराबाद में, नई दिल्ली, करनाल या बीकानेर। तो आपका गेहूं अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर स्थित है, आपका करनाल के अंदर है। गेहूं अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर स्थित है बच्चों, करनाल के अंदर। अगला प्रश्न, आलू के लंबे समय तक सुरक्षित रखने का तापमान, या फिर लंबे समय तक भंडारित करने के लिए किस तापमान पर सुरक्षित या फिर भंडारित किया जाता है। ए 5 से 10 डिग्री सी, बी 10 से 15 डिग्री सी 15 से 20 डिग्री सी, या डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर। तो बात करें बच्चों सही आंसर की, तो 5 से 10 डिग्री सी तक हम जो है आलू को क्या करते हैं, भंडारित करते हैं या सुरक्षित। तो आलू के लंबे समय तक सुरक्षित रखने का तापमान कितना है, 5 से 10 डिग्री सी। ठीक, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 19 दिया हुआ है आपका, थोड़ा सा पानी पी लिया जाए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। बात करें बच्चों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 19 दिया, डिब्बाबंदी के लिए टमाटर को पर काटा जाता है अपरिपक्व हरी दशा में, परिपक्व हरी दशा में, आधी पकी गुलाबी दशा में, या लाल पकी दशा में, या फिर कहें जब आपका पौधा या फिर कहें टमाटर जो है लाल हो जाता है तब काटा जाता है। तो डिब्बाबंदी के लिए टमाटर को कब काटा जाता है, कटाई कब की जाती है, तो वो की जाती है बच्चों लाल पकी दशा, जब अच्छी तरह से आपका पक जाए टमाटर या फिर कहें प्रोसेसिंग पर्पज के लिए तैयार हो जाए, तो उसको डिब्बाबंदी या कैनिंग पर्पज के लिए प्रयोग किया जाता है। कब बच्चों, आपका लाल पकी दशा में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20 दिया हुआ है आपका, क्वेश्चन नंबर 20 है, अन्न को भंडारित करने के लिए किन हाइजेनिक मापन का ध्यान रखना चाहिए। भंडार गृह की अच्छी तरह साफ सफाई करनी चाहिए, पहला पॉइंट। सभी दरारों, छेदों व बिलों को मिट्टी अथवा सीमेंट से अच्छी तरह से भर देना चाहिए, ये भी सही है। इस जगह को BHC 50% WP को 1:25 के अनुपात में लीटर घोल के या फिर कहें प्रति 100 वर्ग मीटर क्षेत्र में छिड़काव के उपरांत ही भंडारण करना चाहिए, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्योंकि हमें ये कहें कि भंडार गृह को अच्छे से साफ सफाई भी करनी चाहिए, जो आपकी दरारें हैं, चूहों के बिल हैं, उनको भरना चाहिए, और साथ में साथ उसको BHC से आपका क्या करना चाहिए, उपचार करना चाहिए या छिड़काव करना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21 लिखा हुआ है, सरसों की खली का अस्वादिष्ट होना का प्रमुख कारण उसमें पाया जाने वाला तत्व है सिनरिजिन, कैरोटिनॉइड, सोलेनियम या फिर कहें मैग्नीशियम। किस कारण से सरसों की खली क्या होती है, अस्वादिष्ट होती है। तो भैया वो होती है आपकी सिनरिजिन के कारण, या फिर कहें सिंगरिन के कारण या सिंजरिन के कारण। ठीक, अगला प्रश्न, सूरजमुखी की संकुल प्रजाति है ज्वालामुखी SH 3322, KBSH1 या सूर्या। कौन सी जो है सूरजमुखी, कौन सी संकुल किस्म है, संकुल किस्म कौन सी है आपकी भैया सूरजमुखी की, तो वो है आपकी ऑप्शन डी, सूर्या। सूर्या जो है सूरजमुखी कैसी किस्म है आपकी, संकुल किस्म है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23 दिया हुआ है, निम्न में से कौन सी फसल गेहूं के साथ मिश्रित फसल के रूप में बोई जा सकती है, कपास, फूल गोभी, सरसों या ज्वार। तो बेसिकली आपका जो है जो सरसों को बोया जाता है किसके साथ, आपका गेहूं के साथ मिश्रित फसल के रूप में। तो निम्न में से कौन सी फसल गेहूं के साथ मिश्रित फसल के रूप में बोई जा सकती है, तो वो है बच्चों आपकी सरसों। अगला क्वेश्चन, फसल चक्र के लिए प्रभावी कारक है मृदा, जलवायु, सिंचाई का प्रबंध, उपरोक्त सभी। तो फसल चक्र के लिए उपरोक्त सभी आपकी जो है, मृदा भी आपका एक तरह से जो है कारक है, फैक्टर है, जलवायु भी है, सिंचाई का प्रबंधन भी है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी जो है आंसर हो जाता है 24 का। 24 का आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 25 लिखा हुआ है,
फूल गोभी का पुष्प क्रम कहलाता है कैटकिन, हेड, कर्ड या इनमें से कोई नहीं। फूल गोभी का जो पुष्प क्रम होता है या इन्फ्लोरेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं? फूल गोभी के पुष्प क्रम को हम क्या कहते हैं? तो भैया क्या कहते हैं आपका ऑप्शन सी कर्ड। फूल गोभी का पुष्प क्रम क्या कहलाता है बच्चों? कर्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्ड कहलाता है। अगला प्रश्न, गूदेदार पौधों में सरंध्र खुलते हैं। सरंध्र या फिर कहें पोर या फिर कहें आपके जो स्टोमेटा है वो कब खुलते हैं? दिन के समय में, रात्रि के समय में, प्रातः काल या बिल्कुल नहीं खुलते हैं। तो गूदेदार पौधों में सरंध्र कब खुलते हैं? तो बच्चों वो खुलते हैं आपके ऑप्शन बी रात्रि के समय में। जैसे आपका कैक्टस हो गया, ठीक है, इनमें जो है आपके सरंध्र कब खुलते हैं? रात के समय। और ये कौन से प्लांट होते हैं? आपके कैम प्लांट होते हैं। अगला प्रश्न, C3 पौधों का सही क्रम क्या है? गन्ना, धान, बाजरा, मक्का। ऑप्शन बी मूंगफली, आलू, गेहूं, सोयाबीन। ऑप्शन सी आलू, धान, बाजरा, गेहूं। ऑप्शन डी धान, गन्ना, सोयाबीन, बाजरा। क्या होगा सही आंसर? C3 पौधों का सही क्रम क्या होगा? तो आंसर करें सही आंसर की। तो यहाँ पर मूंगफली आपका C3 पौधा है, आलू C3 पौधा है, गेहूं C3 है और सोयाबीन भी कैसा है आपका? C3 पौधा है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 28 दिया हुआ है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किससे आता है? CO2 से, H2O से, क्लोरोफिल से या इनमें से कोई नहीं। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ से आता है? तो बच्चों CO2 से आता है। कहाँ से आता है बच्चों? CO2 से आपका ऑक्सीजन हमें मिलता है। सॉरी, CO2 से नहीं, आपका H2O से मिलता है, हाइड्रोजन से मिलता है। ठीक, तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किससे आता है? आपका हाइड्रोजन से आता है। कहाँ से मिलता है हमें? हाइड्रोजन से मिलता है। ठीक, कार्बोहाइड्रेट CO2 का जो ऑक्सीजन होता है वो तो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर H2O से या फिर कहें किससे आता है? तो H2O से। अगला प्रश्न, गेहूं का कंडवा रोग किससे फैलता है? मिट्टी में उपस्थित सोराई, हवा द्वारा आने वाली सोराई, आंतरिक बीज संक्रमण द्वारा या बीज के बाह्य भाग में उपस्थित संक्रमण द्वारा। बताइए आंसर क्या होगा? तो जो आपका गेहूं का कंडवा रोग होता है बच्चों वो आंतरिक बीज संक्रमण द्वारा फैलता है या फिर कहें बीज जनित रोग है। गेहूं का कंडवा रोग कैसा रोग है भैया? आपका आंतरिक बीज संक्रमण द्वारा या फिर कहें बीज जनित रोग है। अगला प्रश्न, पौधों में अलैंगिक जनन का उदाहरण है कायक प्रवर्धन, बीजों द्वारा नए पादप का उगना, मुकुलन या ए या तथा सी दोनों। पौधों में अलैंगिक जनन का उदाहरण है। तो यहाँ पर कायक प्रवर्धन भी किया जाता है अलैंगिक जनन में और मुकुलन भी किया जाता है। तो 31 का जो है या फिर कहें क्वेश्चन नंबर 30, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए तथा सी दोनों। ऑप्शन डी ए तथा सी, मुकुलन भी और कायक प्रवर्धन भी, कायक प्रवर्धन भी और मुकुलन भी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 31 दिया हुआ है 31। मिटोसिस को इस नाम से भी जाना जाता है रिडक्शन डिवीजन, हेमोटिपिक डिवीजन, हेट्रोटाइपिक डिवीजन या फिर कहें आपका इनमें से कोई नहीं। जो आपका माइटोटिक या फिर कहें मीटोसिस या माइसोसिस जो आपका डिवीजन होता है या फिर कहें सेल या फिर कहें कोशिका विभाजन होता है उसे किस और नाम से जाना जाता है? तो बच्चों उसे जाते जाते हैं होमोटिक टिपिक डिवीजन, होमोटिपिक डिवीजन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित चरणों पर विचार कीजिए। जनकों का मूल्यांकन, विपुंसन, परागण, थैली चढ़ाना और टैग लगाना। तो इसका सही क्रम हमें बताना है यहाँ पर। तो बच्चों सही क्रम इसका हो जाता है आपका 1 जनकों का पुष्पन, विपुंसन, परागण, थैली के चढ़ाना और टैग लगाना। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाता है 1 2 3 4। ठीक, अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 33 दिया हुआ है, मियोसिस पाया जाता है नई कोशिकाओं में, वानस्पतिक कोशिकाओं में, जनन कोशिकाओं में, इसमें से कोई नहीं। मियोसिस प्रक्रिया किस में पाई जाती है? तो बच्चों वो पाई जाती है आपकी
किसमें, जनन कोशिकाओं में, या फिर कहें जनन कोशिकाओं में पाई जाती है। जो आपकी मियोसिस प्रक्रिया होती है किसमें होती है, जनन कोशिकाओं में। एसेप्सिस क्या है, फलों एवं सब्जियों की सफाई एवं आकार अनुसार श्रेणीबद्ध करना, फल एवं शाक भाजियों की ब्लांचिंग करना, फलों एवं शाक सब्जियों का छीलना, इनमें से कोई नहीं। बताइए आंसर क्या कहलाएगा, एसेप्सिस क्या कहलाता है। 34, तो वो कहलाता है फलों एवं सब्जियों की सफाई एवं आकार अनुसार क्या कहलाता है, श्रेणीबद्ध करना, क्या कहलाता है, एसेप्सिस कहलाता है। क्या कहलाता है, एसेप्सिस कहलाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 35 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 35, अगुणित किस प्रकार के युग्मक पैदा करते हैं, n+1, n-1, n या n+1-1। अगुणित जो है किस प्रकार के युग्मक पैदा करते हैं, बताइए 35 का आंसर क्या होगा। तो बात करें सही आंसर की तो n प्रकार के, या फिर कहें ओनली n युग्मक, या फिर कहें अगुणित n युग्मक प्रकार के युग्मक को क्या करते हैं, पैदा करते हैं। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 36 दिया हुआ है, रेडियोधर्मी प्रदूषण से कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, थोरियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम, उपयुक्त सभी। रेडियोधर्मी प्रदूषण में कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, 36वां प्रश्न है, आंसर करिएगा बढ़िया से। तो सभी पाए जाते हैं, थोरियम भी पाया जाता है, प्लूटोनियम भी पाया जाता है, यूरेनियम भी पाया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। रेडियोधर्मी प्रदूषण से कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, थोरियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 37 या 37वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वाटरशेड प्रबंधन का उद्देश्य नहीं है, बेहतर पानी की गुणवत्ता, जल संसाधनों का संरक्षण और संवर्धन, कृषि में विकास, बंजर भूमि में वृद्धि। तो देखो यहाँ पर ये कहें कि बेहतर पानी की गुणवत्ता करना एक उद्देश्य है, जल संसाधनों का संरक्षण और संवर्धन करना भी एक उद्देश्य है, कृषि में विकास भी एक उद्देश्य है, बंजर भूमि में वृद्धि नहीं करनी है, बंजर भूमि का क्या करना है, सुधार करना है। अगला प्रश्न, मिनी वाटरशेड के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र सीमित है। मिनी वाटरशेड के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र सीमित है, तो आपका 1 से 100 हेक्टेयर तक। कितना भैया, 1 से 100 हेक्टेयर। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाता है, 1 to 100 हेक्टेयर। मिनी वाटरशेड के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र सीमित है 1 से 100 हेक्टेयर तक। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 39 दिया हुआ है, सिंचाई जल का प्रवाह एक क्यूबेक या 1 क्यूसेक है तो एक दिन में कितना जल बहेगा। सिंचाई जल का प्रवाह है 1 क्यूसेक है तो एक दिन में कितना जल बहेगा, 6.34 हेक्टेयर मीटर, 8.64 हेक्टेयर मीटर, या 10.12 हेक्टेयर मीटर, या 14.36 हेक्टेयर मीटर। बताइए आंसर क्या होगा। यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा बच्चों से। यहाँ पर आपका क्यूमेक है या क्यूसेक होता है, क्या होता है, क्यूमेक या क्यूसेक होता है। तो उसमें बढ़ेगा आपका जो है 8.64 हेक्टेयर मीटर। ये सिंचाई जल का प्रवाह है 1 क्यूमेक है तो एक दिन में कितना जल बहेगा आपका 8.64 हेक्टेयर मीटर। ठीक, कितना, 8.64 हेक्टेयर मीटर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बौछारी सिंचाई उपयुक्त होती है जहां मृदा धारण करती है मटियार संरचना, दोमट संरचना, ऊंची नीची सतह, इनमें से कोई नहीं। तो जहां पर ऊंची नीची सतह हो वहां पर हमें कौन सी सिंचाई करनी चाहिए, बौछारी या स्प्रिंकलर इरिगेशन। अगला प्रश्न, पौधों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पानी का रूप है केशिका जल, हाइग्रोस्कोपिक जल, गुरुत्व जल, या इनमें से कोई नहीं। तो केशिका जल जो होता है वही पौधों द्वारा लिया जाता है। कौन सा जल बच्चों, केशिका जल। केशिका जल ही केवल पौधे लेते हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ। अगला प्रश्न है, भारत में भूमि उपयोग संबंधित आंकड़े कौन रखता है, गृह मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, मुख्यमंत्री कार्यालय, कोई नहीं। भारत में भूमि उपयोग संबंधी आंकड़े कौन रखता है,
क्वेश्चन नंबर 42 है, लैंड रिकॉर्ड से रिलेटेड है। बताइए, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है भारत में भूमि उपयोग संबंधी आंकड़े रखता है। अगला प्रश्न, नाइट्रोजन के जैविक स्थिरीकरण में कौन सा तत्व अत्यंत महत्वपूर्ण होता है? निकेल, गंधक या फिर कहें सल्फर। गंधक या सल्फर, इसे याद रखना, सल्फर होता है। पोटेशियम या मोलिब्डेनम, कौन सा तत्व जो है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन स्थिरीकरण या फिर कहें आपका स्टेबलाइजेशन या फिर कहें नाइट्रोजन के जैविक स्थिरीकरण में कौन सा तत्व जो है अत्यंत जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो वो है आपका ऑप्शन डी, मोलिब्डेनम, जिसको प्रयोग किया जाता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में। किसके लिए? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 44 दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 44 है बच्चों, एजोफिकेशन क्या है? यह नाइट्रोजन का मिश्र स्थिरीकरण के रूप में भी जाना जाता है, यह नाइट्रोजन का मुक्त स्थिरीकरण के रूप में भी जाना जाता है, यह राइजोबियम बैक्टीरिया द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकृत के रूप में भी जाना जाता है, यह वर्षा अथवा वर्ष द्वारा नाइट्रोजन प्राप्ति के रूप में भी जाना जाता है। तो एजोफिकेशन क्या कहलाता है? तो बच्चों ऑप्शन सी यहाँ पर जो सही आंसर हो जाता है, यह राइजोबियम बैक्टीरिया द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकृत के रूप में जाना जाता है। क्या है? राइजोबियम द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण क्या कहलाता है? आपका एजोफिकेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? एजोफिकेशन कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 45 है। लिखा हुआ है, मृदा में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण एजोटोबैक्टर करते हैं सहजीवी प्रक्रम द्वारा, असहजीवी प्रक्रम द्वारा, दोनों ए और बी द्वारा, इनमें से कोई नहीं। आंसर कीजिए, ए, बी, सी या फिर डी। क्या होगा यहाँ पर सही उत्तर? एजोटोबैक्टर जो है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जो है करते हैं, किस रूप में करते हैं? तो बात करें बच्चों सही आंसर की, तो असहजीवी प्रक्रम द्वारा। किसके द्वारा? आपका नॉन सिम्बायोटिक प्रक्रिया द्वारा है, असहजीवी प्रक्रम द्वारा। अगला प्रश्न, किस उर्वरक को सोना के नाम से जानते हैं? सोना या गोल्ड कहा जाता है? किस उर्वरक को गोल्ड के रूप में जाना जाता है? अमोनियम नाइट्रेट को, यूरिया को, डाई अमोनियम फास्फेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को। किस उर्वरक को जो है गोल्ड या फिर कहें सोने के रूप में जाना जाता है? तो बच्चों वो है आपका कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट या फिर कहें कैन या फिर कहें CAN के रूप में जाना। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जो है आपका सोना या फिर कहें गोल्ड के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, मृदाओं में उच्च कार्बनिक पदार्थ होता है, इसमें ए हॉरिजॉन में, बी हॉरिजॉन में, सी हॉरिजॉन या फिर कहें ओ हॉरिजॉन। तो अधिक से अधिक उसमें किस हॉरिजॉन में होता है? आपका ओ हॉरिजॉन में। ऑर्गेनिक, ओ से मतलब क्या है आपका? ऑर्गेनिक हॉरिजॉन या कार्बनिक हॉरिजॉन, जिसमें आपका सबसे अधिक या फिर कहें उच्चतम कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। उच्चतम कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है किसमें? आपका ओ हॉरिजॉन में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 48 दिया हुआ है, म्यूरेट ऑफ पोटास में K2O की मात्रा या पोटेशियम की मात्रा होती है 35%, 45%, 50% या ऑप्शन डी 60%। म्यूरेट ऑफ पोटास में K2O की मात्रा कितनी होती है? आंसर कीजिएगा इसका, क्या होगा सही उत्तर? तो बात करें बच्चों सही उत्तर की, तो ऑप्शन डी 60%। जो आपका म्यूरेट ऑफ पोटास है उसमें K2O की कितनी मात्रा होती है? आपकी 60% होती है। अगला प्रश्न, निक्षालन के द्वारा नाइट्रोजन की हानि सबसे अधिक किस रूप में होती है? अमोनिया के रूप में, नाइट्रेट के रूप में, नाइट्रोजन के रूप में या जल के घोल के रूप में? किस रूप में जो है नाइट्रोजन की हानि होती है? किससे? आपके निक्षालन से। तो किसके रूप में होती है? आपकी नाइट्रेट के रूप में। निक्षालन द्वारा आपका जो नाइट्रोजन की हानि होती है किसके रूप में? नाइट्रेट के रूप में होती है। अगला प्रश्न, पुरानी एल्यूवियम मृदा कहलाती है बांगर, वर्टिसोल, खादर या एरिडिसोल? तो देखो, नई जलोढ़ मृदा को तो हम कहते हैं खादर और पुरानी जलोढ़ मृदा को हम क्या कहते हैं भैया? आपका बांगर कहते हैं, या फिर कहें पुरानी एल्यूवियम को क्या कहेंगे हम? बांगर। ऑप्शन ए 50 का आंसर ऑप्शन ए सही आंसर हो जाता है।
अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 51 है, 51वां प्रश्न। प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है करके सीखना, देखकर सीखना, पढ़कर सीखना, सुनकर सीखना। तो करके सीखना जो है प्रसार शिक्षा का क्या है भैया, सिद्धांत है। 2 अक्टूबर 1952 को प्रवर्तित हुआ राष्ट्रीय प्रसार सेवा, एकीकृत समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम, प्रशिक्षण एवं संपर्क प्रणाली, ठीक है, और सामुदायिक विकास कार्यक्रम। तो 2 अक्टूबर 1952 को आपका शुरू हुआ था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। कौन सा भैया, सामुदायिक विकास कार्यक्रम या कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। और 2 अक्टूबर 1953 को शुरू हुआ था राष्ट्रीय प्रसार सेवा, NSC, नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज। 2 अक्टूबर 1953 को शुरू हुआ था। 2 अक्टूबर 1953 को NAES या राष्ट्रीय प्रसार सेवा, नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज शुरू हुई थी। अगला प्रश्न, दूरदर्शन निम्न में से किस प्रसार की शिक्षण सामग्री है? दृश्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, इनमें से कोई नहीं। तो नॉर्मली दूरदर्शन क्या है आपकी, श्रव्य दृश्य सामग्री। इसको हम सुन भी सकते हैं और साथ में साथ हम क्या कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। किसको भैया, दूरदर्शन को। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही आंसर हो जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 54 है, 54वां प्रश्न है। अधोलिखित कथनों में कौन सा कथन प्रसार मूल्यांकन की सही अवधारणा दर्शाता है? अधोलिखित कथनों में कौन सा कथन प्रसार मूल्यांकन की सही अवधारणा दर्शाता है? प्रसार मूल्यांकन प्रसार कार्यक्रम के प्रारंभ से पूर्व प्रारंभ हो जाता है। प्रसार मूल्यांकन कार्यक्रम के मध्य कदम से आरंभ होता है। प्रसार मूल्यांकन कार्यक्रम के अंतिम कदम से प्रारंभ होता है। प्रसार मूल्यांकन कार्यक्रम के प्रत्येक कदम से में अंतर्निर्मित हो रहता है। तो यहाँ पर देखो, प्रसार का जो मूल्यांकन है प्रसार कार्यक्रम के प्रारंभ से पहले ही या फिर कहें शुरुआत से पहले ही हम मूल्यांकन करना शुरू कर देते हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक अस्तित्व में आया। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक या फिर कहें आपका नाबार्ड, नाबार्ड की स्थापना कब हुई, अस्तित्व में कब आया? 12 जुलाई 1982 को, 22 जुलाई 1984 को, 15 अक्टूबर 1986 को या 10 अगस्त 1983 को। तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास अस्तित्व में कब आया आपका? 12 जुलाई 1982 को। इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई के अंदर या मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के कृषि क्षेत्र की विकास दर का लक्ष्य क्या है? 4.5%, 5.1%, 5.2% या ऑप्शन डी 6.1%? बताइए आंसर क्या होगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के कृषि क्षेत्र की विकास दर का लक्ष्य क्या है? तो भैया वो है आपका 5.1% का एक है लक्ष्य है। किसका? आपका उत्तर प्रदेश सरकार का। उच्च किस्म उपज कार्यक्रम या फिर कहें हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1960 में, 1963, 1966 या 1968? तो 1966 में जो है उच्च किस्म या फिर कहें हाई यील्डिंग वैरायटी जो है प्रोग्राम कार्यक्रम शुरू हुआ था आपका कब? 1966 में। 57 ऑप्शन सी सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन 58, अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अधोलिखित कथनों पर विचार करें। कथन ए, जल्द खराब होने वाली वस्तुओं की पूर्ति लोचहीन होती है। ऑप्शन कथन आर दिया है, किसी एक अथवा अन्य कारणों से जल्दी खराब होने वाली वस्तुएं अधिक समय तक भंडारित नहीं हो सकती। तो नीचे कोड दिए हैं, तो बताना है कि नीचे दिए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो इसको पहले पढ़ लीजिए। कथन ए लिखा हुआ है, जल्द खराब होने वाली वस्तुओं की पूर्ति लोचहीन होती है। और कारण 2 लिखा हुआ है आपका, किसी एक अथवा अन्य कारणों से जल्दी खराब होने वाली वस्तुएं अधिक समय तक भंडारित नहीं हो सकती। तो बात करें बच्चों सही आंसर की, यहाँ पर जो है हम ऑप्शन देख लेते हैं इसके। ए सत्य है पर आर सत्य है, असत्य है। आर सत्य है पर ए असत्य है। ऑप्शन सी ए और आर दोनों सही है, परंतु ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है। ए और आर दोनों सही है, ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है, आर है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए का सही स्पष्टीकरण जो है आर नहीं है।
ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है। अगला प्रश्न, विपणन कार्य जो बाजार के विस्तार में मदद करता है वह है क्रय एवं विक्रय, परिवहन कार्य, भंडारण एवं परिष्करण। विपणन कार्य जो बाजार के विस्तार में मदद करता है तो वह है बच्चों आपका क्रय एवं विक्रय, क्योंकि एक है विपणन में, मार्केटिंग में क्या किया जाता है, आपका खरीदारी की जाती है और बेचा जाता है ना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 दिया हुआ है। बोसरफ के अनुसार कृषि के प्रारंभिक विकास के चरण है वनों के कारण प्रतिभूमि का चरण, झाड़ियों के कारण प्रतिभूमि का चरण, थोड़े समय के लिए प्रतिभूमि का चरण, या वार्षिक फसलों का वाला चरण, या एक से अधिक फसलों का वाला चरण। नीचे दिए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। बोसरफ के अनुसार कृषि में के प्रारंभिक विकास के चरण क्या है? तो बोसरफ के अनुसार तो है सभी के सभी या उपरोक्त सभी। आपका वनों के कारण प्रतिभूमि का चरण, झाड़ियों के कारण प्रतिभूमि का चरण, थोड़े समय के लिए प्रतिभूमि वाला चरण और वार्षिक फसलों वाला चरण, एक से अधिक फसलों वाला चरण, ये सभी जो है आपके किसके अनुसार? बोसरफ के अनुसार कृषि के प्रारंभिक विकास चरण है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 61 दिया हुआ है, जमुना पारी का मूल निवास है हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। जो जमुना पारी ब्रीड है किसकी भैया? बकरी की। जमुना पारी ब्रीड किस कहाँ का मूल, या फिर कहें कहाँ की है या मूल निवास कहाँ का है? तो वो है भैया उत्तर प्रदेश का। गाय से भ्रूण का निष्कासन कहलाता है काविंग, फैरोइंग, किडिंग या इनमें से कोई नहीं। तो भैया काविंग कहलाता है। जब गाय बच्चे को जन्म देती है या भ्रूण का निष्कासन होता है बच्चों, तो उसे हम क्या कहते हैं? काविंग कहते हैं। अगला प्रश्न, गाय के दूध में कैसीन की मात्रा होती है 2.5%, 3.0, 3.2% या 3.5%। गाय के दूध में कितने परसेंट कैसीन पाई जाती है? तो 3% कैसीन पाई जाती है। कितने परसेंट कैसीन पाई जाती है गाय के दूध में? आपका 3% कैसीन पाई जाती है गाय के दूध में। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 64 दिया हुआ है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य को देश की पॉलिट्री कैपिटल समझा जाता है? ए आंध्र प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश या डी राजस्थान। तो पॉलिट्री कैपिटल समझा या फिर कहा जाता है किसको भैया? आंध्र प्रदेश को। आंध्र प्रदेश को क्या कहते हैं बच्चों? पॉलिटिकल या फिर पॉलिट्री कैपिटल कहा जाता है भारत के अंदर। ठीक। अगला प्रश्न, स्ट्रिप कब जांच की जाती है गर्भाशय शोध रोग से? थनैला रोग में, अफरा रोग में या कॉक्सीडियोसिस में? तो इस स्ट्रिप या फिर कहें स्ट्रिप कप की जो जांच की जाती है या परीक्षण किया जाता है वो किसके लिए किया है? थनैला रोग में किया जाता है। यहाँ पर जो है आपके कृषि के 65 क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। अगला सेक्शन है आपका कंप्यूटर भाग 2। भाग 2 कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी। इसको पढ़ाने से पहले थोड़ा सा जल ग्रहण किया जाए। प्रश्न नंबर 66 है। प्रश्न नंबर 66 लिखा हुआ है, अ माइक्रो प्रोसेसर विथ 8 बिट वर्ड लेंथ कैन प्रोसेस बिट्स डाटा सिमुलेटेसली। 8 बिट शब्द लंबाई वाले एक माइक्रो प्रोसेसर बिट डाटा को एक साथ प्रोसेस कर सकता है। 8 बिट कितना? ऑप्शन बी 8 बिट्स जो डाटा है जो उसको साथ साथ क्या कर सकता है? प्रोसेस कर सकता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 67 दिया हुआ है 67। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पर्सनल कंप्यूटर? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर नहीं है? डेस्कटॉप कंप्यूटर, मेन फ्रेम, पॉमटॉप या लैपटॉप? कौन सा जो है पर्सनल कंप्यूटर नहीं है? तो बच्चों वो कौन सा है भैया? आपका है ऑप्शन बी मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये आकार में थोड़े से बड़े होते हैं। ठीक, तो ऑप्शन बी यहाँ पर मेन फ्रेम सही आंसर हो जाता है। ठीक, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न नंबर 66 दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डोमिनेंट सिग्निफिकेंस इन मोबाइल सिस्टम, निम्नलिखित में से किसका मोबाइल सिस्टम में प्रमुख महत्व है? अमेलगामेशन, समामेलन, डाटा सिक्योरिटी, डेटा सुरक्षा, इलास्टिसिटी, लोच या सपोर्ट, समर्थन। बताइए आंसर क्या होगा। 68 प्रश्न है। तो डाटा सुरक्षा, मोबाइल सिस्टम में प्रमुख महत्व किसको दिया जाता है? आपके डेटा सिक्योरिटी और डेटा सुरक्षा को। अगला प्रश्न, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ प्रोलॉग सोर्स फाइल, प्रोलॉग स्रोत फाइलों का एक्सटेंशन क्या है? .pl, .lg, .lsp, .pg। बताइए आंसर क्या होगा। तो जो आपकी प्रोलॉग फाइल होती है या प्रोलॉग फाइल है उनको .pl जो है एक्सटेंशन होता है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 70 दिया हुआ है 70, व्हाट इज द रॉ थ्रोगपुट ऑफ USB 2.0 टेक्नोलॉजी, USB 2.0 तकनीक का रॉ थ्रूपुट क्या है? रॉ थ्रूपुट क्या है? ऑप्शन ए 480 Mbps, 400 Mbps, 200 Mbps या 12 Mbps। USB 2.0 तकनीक का रॉ थ्रूपुट क्या है? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 70 है, आंसर कीजिए। तो बात करें बच्चों सही आंसर की, तो वो है आपका 480 Mbps। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 71 है, 71वां प्रश्न है कंप्यूटर का। The delivery of computing services such as data storage servers and database over the internet is known as, कंप्यूटिंग सेवाएं जैसे डाटा स्टोरेज सर्वर और इंटरनेट पर डेटाबेस के वितरण को किस रूप में जाना जाता है? सीड कंप्यूटिंग, एडवांस कंप्यूटिंग, स्मार्ट कंप्यूटिंग या क्लाउड कंप्यूटिंग, किस रूप में जाना जाता है? तो बात करें बच्चों सही आंसर की, तो क्लाउड कंप्यूटिंग के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? क्लाउड कंप्यूटिंग। कंप्यूटिंग सेवाएं जैसे डाटा स्टोरेज सर्वर और इंटरनेट पर डेटाबेस के वितरण को किस रूप में जाना जाता है? आपका क्लाउड कंप्यूटिंग के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है बच्चों? क्लाउड कंप्यूटिंग के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 72 है, 72वां प्रश्न दिया हुआ है आपका। ICT का तात्पर्य है, ICT का तात्पर्य है इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी इंफॉर्मेशन कोड टेक्निक्स, ऑप्शन डी इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी। ICT का तात्पर्य फुल फॉर्म क्या होगा बच्चों? बताइए आंसर। 72 क्वेश्चन है। तो बात करें सही आंसर की, तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। क्या कहेंगे बच्चों? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 73 73 दिया हुआ है, व्हाट डज FQDN स्टैंड फॉर? FQDN का पूर्ण रूप क्या है? फाइल क्वालिफाइड डिवीजन नेम, फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम, फ्रीक्वेंसी क्वेरी डोमेन नेम या फुल्ली क्वालिफाइड डिस्क नेम। बताइए आंसर। FQDN का फुल फॉर्म क्या है? क्वेश्चन नंबर 73 है। बात करें सही आंसर की, तो फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम, जो आपका FQDN का फुल फॉर्म होता है क्या होता है? फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 74 दिया हुआ है, शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस टैब इज यूज्ड फॉर, संक्षिप्त कुंजी शॉर्ट की शिफ्ट प्लस टैब के लिए प्रयोग की जाती है। मूव फॉरवर्ड थ्रू द टैब्स, टैब के माध्यम से आगे बढ़ना। मूव बैकवर्ड थ्रू द टैब्स, टैब के माध्यम से पीछे जाने। मूव फॉरवर्ड थ्रू द ऑप्शन, विकल्प के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए। मूव बैकवर्ड थ्रू द ऑप्शन, विकल्प के माध्यम से पीछे जाने के लिए। टैब प्लस या फिर कहें शिफ्ट प्लस टैब का प्रयोग किस लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 74 है। बात करें सही आंसर की, तो मूव बैकवर्ड थ्रू द ऑप्शन, ऑप्शन डी यहां पर सही आंसर हो जाता है। मूव बैकवर्ड थ्रू द ऑप्शन। ठीक, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 75 है, प्रश्न नंबर 75 है,
टू इंसर्ट हेडर एंड फुटर क्लिक ऑन विच मेन्यू। हेडर और फुटर डालने के लिए किस मेन्यू पर क्लिक करते हैं? इंसर्ट, फाइल, फॉर्मेट या एडिट। तो इंसर्ट मेन्यू पे क्या किया जाता है? आपका क्लिक किया जाता है। किसके लिए? आपका हेडर फुटर को डालने के लिए। किस पर? इंसर्ट पे जाते हैं। अगला प्रश्न, मेल मर्ज इज अ कंपोनेंट ऑफ। मेल मर्ज घटक है एमएस वर्ड, एमएस प्रेस, एमएस एक्सेल या एमएस एक्सेस। मेल मर्ज कंपोनेंट है, किसका कंपोनेंट है भैया मेल मर्ज? तो वो है आपका एमएस वर्ड का। 76 का जो सही आंसर हो जाता है बच्चों ऑप्शन ए, एमएस वर्ड। ठीक, प्रश्न नंबर 77 है, दिया हुआ है, Which of the following operation are not allowed on protected worksheet in MS Excel 2019? MS Excel 2019 में प्रोटेक्टेड वर्कशीट पर निम्नलिखित में से किस संचालन की अनुमति नहीं है? इंसर्टिंग अ कॉलम, एक कॉलम को इंसर्ट करने की, सम्मिलित करना। फॉर्मेट सेल, डिलीट द वर्कशीट, इंसर्टिंग अ रो, किसकी अनुमति नहीं देता है? MS Excel 2019। बता दीजिए आंसर क्वेश्चन नंबर 77। तो बात करें सही आंसर की, तो वर्कशीट को डिलीट द वर्कशीट करने की अनुमति नहीं देता है कौन? आपका प्रोटेक्टेड वर्कशीट। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 78 दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अन ऑनलाइन पेमेंट मोड। निम्नलिखित में से कौन सी ऑनलाइन भुगतान प्रणाली? कैश ऑन डिलीवरी, कैश बिफोर डिलीवरी, डिमांड ड्राफ्ट या नेफ्ट। तो बेसिकली आपकी ऑनलाइन भुगतान की कौन सी प्रणाली आपकी? नेफ्ट है। ऑप्शन डी क्या है आपका? NEFT, नेफ्ट। यहाँ पर जो है ऑनलाइन प्रणाली हो जाती है किसकी? आपकी फंड ट्रांसफर ऑनलाइन भुगतान की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 79, पाम ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। पाम ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग, सिंगल यूजर्स मल्टीटास्किंग, सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग या रियल टाइम, या फिर कहें आपका रियल टाइम। बताइए आंसर क्या होगा? बात करें बच्चों सही आंसर की, तो सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग जो है पाम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है होता है। अगला प्रश्न नंबर 80 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 80। प्रश्न नंबर 80 दिया हुआ है आपका, विच कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स द यूजर इंटरफेस टू इंटरेक्ट विद द कर्नेल एंड हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा घटक कर्नेल और हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए यूजर इंटरफेस प्रदान करता है? डिवाइस ड्राइवर, प्रोसेसर, सेल या फिर कहें आपका रजिस्टर। किसका प्रयोग नॉर्मली ये कह सकते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा घटक कर्नेल और हार्डवेयर के साथ क्या करता है? इंटरेक्ट करता है, या फिर कहें आपका बातचीत करता है, या फिर कहें कार्य करता है। किसके साथ? आपका हार्डवेयर के साथ, कर्नेल और हार्डवेयर के साथ। तो भैया यहाँ पर आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, सेल। कौन काम करता है? सेल। ठीक, अगला पार्ट है आपका UPGK। यहाँ पर आपके 80 क्वेश्चन हो जाते हैं कृषि व कंप्यूटर को मिला के। अब आ जाता है आपका UPGK पार्ट 3। पार्ट 3 में बात करें प्रश्न नंबर 81, निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है? ऑप्शन ए अंग्रेजी, भोजपुरी, उर्दू या हिंदी। कौन सी भाषा जो है उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है? तो वो है भैया उर्दू। पहली राजभाषा कौन सी है बच्चों? हिंदी है। पहली राजभाषा कौन सी है उत्तर प्रदेश की? हिंदी। और दूसरी राजभाषा आपकी कौन सी है बच्चों? 81 आपके जो है उर्दू है। ठीक, यहाँ पर पहली राजभाषा हिंदी, दूसरी राजभाषा उर्दू। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 82 दिया हुआ है, 1991 से 2001 के दौरान उत्तर प्रदेश में साक्षर व्यक्तियों की प्रतिशत वृद्धि हुई। 1991 से 2001 के बीच साक्षर व्यक्तियों की कितनी वृद्धि हुई? तो 16.7%। कितनी? 16.7%। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक थी? लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज या कानपुर। उत्तर प्रदेश की किस जिले की या फिर कहें 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? A, B, C या फिर D। बताइए आंसर क्या होगा? प्रश्न नंबर 82 है।
सॉरी 83 है, क्वेश्चन नंबर 83 है। तो बात करें सही आंसर की, तो प्रयागराज की सबसे अधिक जनसंख्या है आपके 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला प्रश्न, लखनऊ योजना विकास से संबंधित है स्वास्थ्य के, आवासों के, विद्युत शक्ति के या सड़कों के? तो जो नॉर्मली जो लखनऊ योजना है ये कहें कि सड़कों के विकास से संबंधित है। लखनऊ योजना के विकास से संबंधित सड़कों के विकास से, किससे भैया? सड़कों के विकास से। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85, प्रश्न नंबर 85, प्रश्न नंबर 85 दिया हुआ है बच्चों। ओ सॉरी 85, उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया 1979 में, 1961 में, 1989 में या 1969 में? द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया आपका जो है उर्दू को? तो बच्चों वो घोषित किया गया था ऑप्शन सी 1989 सॉरी 89 में, 1989 1989 में जो है द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया किसको? आपका उर्दू को। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या है 2, 3, 4 या 5? कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं उत्तर प्रदेश में? तो बच्चों वो हैं आपके 5 कृषि विश्वविद्यालय हैं। कहाँ पर? आपके उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में, निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? बनरावत, थारू, सहरिया या धुरिया? कौन से एक हैं कि जनजातियां सबसे अधिक हैं उत्तर प्रदेश में? तो बच्चों वो है आपकी थारू जनजाति। सबसे अधिक जो पाई जाती है जनजाति उत्तर प्रदेश में वो कौन सी जनजाति है? आपकी थारू जनजाति। आगे चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 88 है, 88वां प्रश्न दिया हुआ है। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? कानपुर में, लखनऊ, झांसी या उन्नाव? मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के जिले में हुआ था, या कानपुर या फिर कहें आपका लखनऊ, झांसी या उन्नाव, कहाँ पर हुआ था? तो बात करें सही आंसर की, तो राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ पर हुआ था? आपका झांसी के अंदर हुआ था। कहाँ पर बच्चों? झांसी के अंदर हुआ था मैथिली शरण गुप्त का जन्म। आगे चलते हैं अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार जिसकी स्मृति में प्रारंभ किया था? उस्ताद रशीद अहमद, उस्ताद निसार हुसैन खां, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां या पंडित रविशंकर? उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार किसकी स्मृति में प्रारंभ किया? जिसकी स्मृति में प्रारंभ किया वे हैं, बताइए। 89 प्रश्न है, 89 का आंसर कर दीजिए। ऑप्शन सी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की जो है स्मृति में जो शुरू किया गया था संगीत रत्न पुरस्कार। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 90 है, क्वेश्चन नंबर 90 है। अवध राज्य जिसे औध भी कहा जाता है पर 1722 से 1856 तक मुस्लिम शासकों का शासन था। अवध पर शासन करते समय शासकों ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण की थी? सुल्तान, बादशाह, नवाब या साहिब? तो बात करें सही आंसर की बच्चों, तो यहाँ पर ऑप्शन सी नवाब। अवध राज्य जिसे औध भी कहा जाता है पर 1722 से 1856 तक मुस्लिम शासकों का शासन था। अवध पर शासन करते समय शासकों ने निम्नलिखित कौन सी उपाधि धारण की थी? आपकी नवाब की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि? आपकी नवाब की। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न, मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराज ए हिंद कहा जाता था? सहारनपुर, शाहजहांपुर, जौनपुर या लखनऊ? किसे जो है उत्तर प्रदेश के किस जनपद को या किस जिले को सिराज ए हिंद या फिर कहें शिक्षा के केंद्र के रूप में जाना जाता था प्राचीन काल में? तो भैया वो है आपका जौनपुर। कौन सा भैया? जौनपुर। ऑप्शन सी जौनपुर यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 92 है, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थित है या अवस्थित है? इलाहाबाद में, आगरा में, लखनऊ में या वाराणसी में? उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो वो आपका कहाँ पर है? इलाहाबाद के अंदर। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है आपका बच्चों? इलाहाबाद के अंदर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93 दिया हुआ है यहाँ पर।
प्रश्न नंबर 93। थोड़ी सी रिकॉर्डिंग देख लें क्योंकि कभी कभार बंद भी हो जाती है। अगला प्रश्न 93, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कूट से सही उत्तर। यहाँ पर सूची 1 में राज्य दिए गए हैं और सूची 2 में अणु शक्ति केंद्र दिए। गुजरात नरोरा, कर्नाटक काकरापार, राजस्थान में रावत भाटा, उत्तर प्रदेश कैगा। कौन सा जो है कहाँ पर आपका जो है ये कहें कि अणु शक्ति केंद्र है। तो बात करें बच्चों यहाँ सही आंसर की, ठीक, तो यहाँ पर जो है जो आपका जो गुजरात है, गुजरात में कौन सा है आपका काकरापार है। उत्तर प्रदेश में कौन सा है आपका नरोरा है, ठीक, उत्तर प्रदेश में कौन सा है आपका नरोरा है, और कर्नाटक में कौन सा है कैगा है, और राजस्थान में कौन सा है रावत भाटा है। कौन सा है भैया रावत भाटा। तो यहाँ पर आंसर जो है गुजरात काकरापार, कर्नाटक कैगा, राजस्थान आपका जो है रावत भाटा, उत्तर प्रदेश में कौन सा नरोरा अणु शक्ति केंद्र है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी जो है सही आंसर हो जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 94 दिया हुआ है, महावीर जूट मिल्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश की एकमात्र कार्यरत जूट मिल है, स्थित है हरदोई में, हाथरस में, कानपुर में या सहजनवा गोरखपुर में। जो महावीर जूट मिल है जो है उत्तर प्रदेश की एकमात्र कार्यान्वित जूट मिल है, कहाँ पर स्थित है। तो भैया वो है आपकी सहजनवा गोरखपुर में। कहाँ पर सहजनवा, ऑप्शन डी सहजनवा गोरखपुर। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित किए गए हैं। नोएडा लखनऊ में, बागपत लखनऊ में, नोएडा आगरा में, मेरठ और गाजियाबाद में। बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर 95 का। तो नोएडा और लखनऊ में उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित किए गए हैं आपके नोएडा और लखनऊ में। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। आगे बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 96 है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 औद्योगिक संस्थान दिया हुआ, नगर दिया है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज कहाँ पर है, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ पर है, कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ है, और उर्वरक कारखाना कहाँ पर है। बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर। तो इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री जो है आपकी कहाँ पर है, रायबरेली के अंदर है। कहाँ पर है आपकी इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री, रायबरेली। और ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ पर है आपकी, झांसी के अंदर। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ पर है आपकी, झांसी के अंदर। और कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ पर, कानपुर में। और उर्वरक कारखाना कहाँ पर है, फूलपुर में। तो यहाँ पर मिलाएंगे तो ए का 2 के साथ, तो यहाँ पर ए मिल जाता है, बी का 3 के साथ, ठीक, और सी का 1 के साथ, और जो है डी का 4 के साथ। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है। शारदा, चंबल, बेतवा या घाघरा। उत्तर प्रदेश में जो परीक्षा बांध है वो किस नदी पर बनाया गया है। तो भैया बनाया गया है बेतवा नदी पर। किस नदी पर बनाया गया है परीक्षा बांध, बेतवा नदी पर बनाया गया है। कहाँ पर बनाया, बेतवा नदी पर, ठीक। और ये भी पूछा जा सकता है बच्चों कि परीक्षा बांध कहाँ पर है, ठीक है। तो ये जो है आपके ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, जालौन जिलों का लगभग एक है कि 2.64 लाख एकड़ भूमि के लिए उपयोग किया गया है। किसका, आपका जो है परीक्षा बांध को, ठीक। सॉरी बेतवा नदी हमीरपुर के निकट, ठीक है। और ये आपका जो है बेतवा नदी हमीरपुर के निकट है। रानी लक्ष्मी बांध जो है आपका जो है जिसे राजघाट बांध के नाम से है वो आपका बेतवा नदी पर बना हुआ है, ठीक है। तो जो उत्तर प्रदेश में राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर बना है, बेतवा नदी पर बना है। लेकिन ये कहाँ पर स्थित है आपका, हमीरपुर में। कहाँ पर है, हमीरपुर में स्थित है। परीक्षा बांध कहाँ पर स्थित है आपका, हमीरपुर के अंदर है, ठीक। याद रखना, पूछा जाए कि परीक्षा बांध कहाँ पर स्थित है तो हमीरपुर में।
अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है घाघरा नदी पर, बेतवा नदी पर, सोन नदी पर, या फिर कहें आपका जो है चंबल नदी पर। बेसिकली मुझे पता है क्योंकि मैं ललितपुर से हूं और यह जो है आपका मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर बना हुआ है। इसे हम राजघाट डैम या फिर कहें राजघाट बांध के नाम से भी जानते हैं, किसे, रानी लक्ष्मीबाई बांध को। यह जो है बनाया गया है किस पर, आपका बेतवा नदी पर जो है, यह जो है मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश की सम्मिलित परियोजना है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 99 दिया हुआ है, आम की लंगड़ा किस्म उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जिले से उद्भूत मानी जाती है? मेरठ से, इनमें से कोई नहीं, मैनपुरी या वाराणसी। कहाँ से जो है आपकी आम की लंगड़ा किस्म जो है ये कहें कि उद्भूत मानी जाती है, तो वह है आपकी वाराणसी से। कहाँ से बच्चों? वाराणसी। उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। लखनऊ में, झांसी, मुजफ्फरपुर नगर या गोरखपुर। किस जनपद में जो है जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है? तो झांसी के अंदर। कहाँ पर नहीं है बच्चों? झांसी के अंदर जो है जानवरों के लिए क्या नहीं है? पॉलीक्लिनिक नहीं है। यहाँ पर जो है आज के सेट के 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने फ्रेंड के साथ, ताकि आपके 1 के व्यू हो जाए। 1 के व्यू हो जाए तो अच्छा है, वरना आपको देखो अल्टरनेटिव डे में हम आपको देते ही हैं सेट पेपर। ठीक, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।